कल हमने किया था एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के कितने पार्ट किए थे भाई? 4 पार्ट किए थे। ठीक है, तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट स्टेटमेंट बोलिए भाई क्या है? √2x प्लस √3y = 0। ठीक है, √3x माइनस √8y = 0। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, तब देखिए मैंने क्या बताया था, किसी भी एक इक्वेशन में से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए आप। ठीक है, या x की निकालिए या y की निकालिए। आप इधर आ जाइए। अब देखिए या x की वैल्यू निकालिए या y की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 1 में से किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ? x की। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए √2x ये प्लस का है, इस साइड ले जाएंगे, माइनस का √3y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो देखो √2x का मतलब है √2 × x। ठीक है, यानी ये √2 है, ये x के मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी √3/√2y। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे? 3। अब ये x की वैल्यू किस में रखेंगे आप बताइए? सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। बैठिए, सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 1 से तो हमने ये वैल्यू निकाली है, अब ये सेकंड में रखनी है, तो रखिए यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 3 को किस में यूज कर लिया हमने? इक्वेशन 2 में। तो देखिए x की वैल्यू निकाली है, तो ये x की जगह ही रखी जाएगी, तो रख दीजिए √3 इंटू में माइनस का √3/√2। ठीक है, इंटू में क्या भाई? y, और माइनस में क्या है? √8y = क्या हो गया भाई? 0। ठीक है, अब देखिए मैंने बता दिया अगर कटता हो तो काट दिया करो। अब नहीं कट रहा है तो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ में, नीचे वाले की नीचे वाले के साथ में। देखो क्योंकि इसके अकाउंट में 1 कर सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई = होता है तब होगी। मल्टीप्लाई में तो ऊपर वाले की ऊपर वाले के साथ में, नीचे वाले की नीचे वाले के साथ में। तो देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या आएगा? माइनस। और √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ में करेंगे, क्या बन जाएगा? 3 कि रूट वाली संख्याएं जब एक जैसी हों और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रूट हट जाता है उसका। जैसे कि √2 मल्टीप्लाई में √2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पूरे के ऊपर रूट आ जाएगा ना, 2 × 2। और रूट के अंदर सेम संख्याएं जब पेयर में है तो वो बाहर आ जाएगी सिंगल बन के। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 × 4 और 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा भाई? 2 होगा। ठीक है, तो देखिए अब कितना आ गया? √3 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ गया भाई। अपॉन में कितना हो गया? √2 और y एज इट इज, माइनस में √8y = 0। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। ठीक है, इसके अपॉन में 1 कर लेंगे। एलसीएम कितना आया भाई? √2। कितना एलसीएम आया? √2 एलसीएम आया। ठीक है, तो देखिए √2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा, यानी माइनस का 3y। कितना आ जाएगा ऊपर से? माइनस का 3y। अब यहाँ पे क्या आएगा? देखो √2 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो √2 ही आ जाएगा ना भाई, √2 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, देखो √8 की मल्टीप्लाई √2 के साथ में करोगे तो कितना हो जाएगा? देखिए रूट पूरे के ऊपर 8 × 2 हो जाएगा। ठीक है, 8 × 2 कितना हो गया भाई? 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई? 4 होता है। तो यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा? बोलिए 4, और y है तो y। ये बात समझ में आई भाई? = क्या हो गया भाई? 0। ठीक है, अब देखो ये P/Q फॉर्म में है, इसको भी P/Q फॉर्म में बना लेंगे, और = का साइन है दोनों के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, बोलिए कितना है? माइनस का 3y माइनस का 4y
इज इक्वल टू क्या हो गया ये 0, ठीक है। और -3y -4y कितना हो गया माइनस का 7y इज इक्वल्स टू 0। अब -7y का मतलब है कि -7 मल्टीप्लाई y, समझ गए। तो यानी -7 मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आया बोलिए 0/-7, ठीक है। और 0 के अपॉन में नॉन जीरो है तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा भाई। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 0। 0/-7 0 ही हुआ, 0/2 भी 0 ही होता है, ठीक है। बोलो y की वैल्यू कितनी आई 0। अब ये y की वैल्यू किस में रखते हैं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, अब इक्वेशन 3 के अंदर रखिए ये वैल्यू। देखिए x इज इक्वल टू -√3/√2 इंटू में 0, तो कंप्लीट 0 बन जाएगा ये भी, यानी x की वैल्यू भी क्या आ गई 0। बोलो समझ में आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। देखिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का वही 6th पार्ट करते हैं। बोलिए क्या है 3x/2 -5y/3 इज इक्वल्स टू -2 x/3 +y/2 13/6। तो देखो मैंने बताया था x और y के जब कोएफिशिएंट क्या है आपके, अगर फ्रैक्शन में आए, देखिए भाई क्या जब फ्रैक्शन में आ जाए तो मैंने क्या बताया था बताइए। अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो पहले एलसीएम लोगे, ये फ्रैक्शन है वो एलिमिनेट करोगे, ठीक है। तो एलसीएम लीजिए ऊपर वाले इक्वेशन का, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं हम। कितना एलसीएम आया भाई 6, ठीक है। 6 एलसीएम लोगे तो बोलो यहाँ पे कितना आएगा 9x, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 10y इज इक्वल्स टू कितना हो गया -2। इसके अपॉन में 1 कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बोलिए कितना आया, जब इसके साथ में 9x माइनस का 10y इज इक्वल्स टू कितना हो गया -12। ये अब इक्वेशन नंबर 1 होगी। इसी तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी कितना एलसीएम आया भाई 6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू 13/6। अब एक बात बता देता हूँ, देखो इस साइड भी अगर डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है वहीं इधर है तो आप ऐसे काट सकते हो, क्योंकि एक बात बताइए डिवाइड में उस साइड जाके क्या होगा मल्टीप्लाई में, है ना, ये कट जाएगा। तो सीधा ही इक्वेशन को लिख देंगे क्या भाई, बोलिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए किस इक्वेशन में से किस वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, अब की बार तो फ्रैक्शन बनेगा, क्योंकि देखो 9 की टेबल में 9 तो 2 आ रहा है, ठीक है। 2 की टेबल में 9 आएगा। इस तरह से देखिए 10 की टेबल में 3 आएगा और 3 की टेबल में 10 आएगा। अब फ्रैक्शन पार्ट बनेगा। अगर देखो फ्रैक्शन पार्ट आप एलिमिनेट कर सकते हो तो करने की कोशिश करो, अगर बन ही नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर किसी की भी वैल्यू निकाल लो आप, ठीक है। अब देखिए अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, इन इक्वेशंस को इधर लिख देता हूँ मैं। क्या भाई 9x माइनस का 10y इज इक्वल्स टू माइनस का 12, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इधर लिख दिया मैंने 2x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू भाई प्लस का 13, इक्वेशन नंबर 2। अब बताइए किस में से निकालें, 1 में से निकालें या 2 में से निकालें, इसी में से निकाल लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 में से निकाल लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ी बड़ी वैल्यूज है 9 और 10, ये छोटी वैल्यूज हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 से निकाल लेते हैं x की वैल्यू। तो बताइए क्या आ जाएगी 2x इज इक्वल्स टू, ये देखिए प्लस का 3y इंसर्ट जाके माइनस का 3y यानी 13 माइनस 3y। x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे 3। अब यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन
इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में यूज कर लिया, इक्वेशन 3 ये हुई हमारे पास इक्वेशन 1 में यूज किया, तो देखिए 9 इंटू एक्स की जगह ये वैल्यू रखी है 13 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है, माइनस का 10y इज इक्वल्स टू माइनस का 12। अब देखिए इससे नहीं कट रहा है, तो मैंने बताया जब नहीं कटता तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे बोलिए कितना आ जाएगा 117, 39 जा 117। अब 9 किसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 27y, ठीक है, 9 3 जा 27। अब ये 9 की मल्टीप्लाई सिर्फ इसके साथ में होगी और इसके अपॉन में 1 है, तो 1 किसके साथ में, इसके साथ में, तो इसके साथ में भी कर दो क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ है तो ऊपर वाले के साथ में ही होगी केवल, ठीक है, नीचे वाला एज इट इज लिखना है आपने, ठीक है। और माइनस का 10y इज इक्वल्स टू कितना हुआ भाई माइनस का 12, फिर क्या ले लोगे भाई एलसीएम, 2 एलसीएम आया तो बोलिए यहाँ पे कितना आ गया, ये तो एज इट इज भाई 117 माइनस का 27y, ठीक है। अब 2 किसके साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 20y हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस 12, तो यार अभी 117y वाले जोड़ दो, देखो माइनस का 27 माइनस का 20 माइनस का 47 हो जाएगा भाई, माइनस का 47y अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू कितना होगा भाई -12, इसके अपॉन में 1 कर लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब r बार गुना, ठीक है। तो इसके साथ में इसके साथ में देखिए 117 माइनस का 47y इज इक्वल्स टू माइनस का 24, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 24 हो जाएगा। अब y की वैल्यू निकालनी तो y वाला पोर्शन इसी साइड रखेंगे, ठीक है, माइनस का 47y ये प्लस का है उस साइड जाके माइनस का, तो माइनस का 24 माइनस का 117, तो माइनस का 117 माइनस का 24 कितना हो गया -141, ठीक है, ठीक है ना, 141 आ जाएगा। तो देखिए माइनस का 47y इज इक्वल्स टू देखिए 24 और 117 कितने हो गए 141 हो गए भाई, ठीक है, माइनस का 141, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल्स टू बोलिए कितना आया 141 अपॉन 47, तो ये कितने पे घट जाएगा 3 पे घट जाएगा भाई, क्योंकि 47 3 जा 47 1 जा 47 47 3 जा होता है 141, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आई 3। अब ये y की वैल्यू किस में रख दोगे इक्वेशन 3 के अंदर, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। बोलो समझ में आया क्या? तो ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें फ्रैक्शन पार्ट बना, उसको कैसे सोल्व किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया, इसके सारे पार्ट मैंने करवाए हैं, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। देखिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बोलिए वहीं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, इसमें भी बताइए क्या दे रखी हैं 2x plus 3y 2x plus 3y is equal to 11 is equals to 11, 2x minus 4y 2x minus 4y is equal to minus 24। is equals to -24। पहले तो इसने बोला है कि सोल्व द इक्वेशन, यानी ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे पहले इनको सोल्व करना। फिर इसने बताया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m वेयर y इज इक्वल्स टू कुछ इक्वेशन बना रखे इसने, वहाँ से हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, समझ गए। तो देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो वहीं बताइए किस वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे, किस इक्वेशन में से बताइए, फर्स्ट इक्वेशन में से निकाल लो चाहे सेकंड में से निकाल लो, है ना, कि ये 2 की टेबल में 2 आएगा, ये नीचे भी 2 लिख रखा है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से निकाल लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखिए ये है, तो 2x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 11 माइनस 3y, ये प्लस का है उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब ये x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन में क्या हो गया भाई 2, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे 3। अब ये जो x की वैल्यू है किस में यूज करेंगे 2 में, ठीक है। तो यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2,
ठीक है, वी गेट। तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में यूज करवा दीजिए। देखिए 2 इंटू, ठीक है, x आ गया, x की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो 11 माइनस 3y अपॉन 2y, ठीक है, माइनस का 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 24। अब देखिए मैंने बता दिया ये अगर कटता हो तो काट दो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 24। तो देखिए 11 माइनस का 3y माइनस का 4y माइनस का 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 24 माइनस का 7y। अब ये देखिए प्लस का 11 उस साइड जाके माइनस का 11 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए माइनस का 7y इज इक्वल्स टू y माइनस का 35, ये पता होगा ना, माइनस 24 और माइनस 11 माइनस 35 हो गया। तो इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल्स टू 35 अपॉन 7। ये गलती मत करना, कई बार यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे प्लस का 7 उस साइड जाके माइनस का 7, नहीं, ये देखो y के मल्टीप्लाई में देखना। देखो ये प्लस 7 तो है, लेकिन हमें y को कंपेयर करवाना है दूसरी वैल्यू से कि भाई y के प्लस में है या माइनस में है या फिर मल्टीप्लाई में है या फिर डिवाइड में है। अभी ये y के मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में, बताइए। मल्टीप्लाई में ही ये सब, तो ये मल्टीप्लाई में, तो इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू कितनी आई भाई, 5। तो y की वैल्यू आ गई 5। अब ये y की वैल्यू 5 किस में रख दोगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो रखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 से x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2y, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 11, देखो 3 5 का कितना हो गया 15 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 कितना हो गया -4/2, तो ये 2 से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना आया -2, ठीक है। अब ये x और y की वैल्यूज निकालनी थी, एक तो काम ये करना था, फिर आगे और क्वेश्चन को एक्सटेंड कर रखा है, m की वैल्यू और पूछ रखी है, ठीक है। तो m की वैल्यू पूछ रखी है, तो उसमें एक इक्वेशन दे रखी है, हमें बोलना क्या दे रखी है भाई, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। यहाँ से और एक बात और, ये जो x और y की वैल्यूज जो आई है ना, ये इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। क्या है भाई, सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है, यानी जो इक्वेशन दे रखी है आपको, उसमें जो वेरिएबल कंटेन कर रहे हैं वो सारी वैल्यूज उन वेरिएबल की जो कि उस इक्वेशन को क्या करती हो, सेटिस्फाई करती हो, वो सारे उसके सॉल्यूशन होते हैं। ये सॉल्यूशन ही तो है, x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5, ये एक सॉल्यूशन निकाल रखा है, और ये इसको क्या करेगा, फिर सेटिस्फाई करेगा। यानी x की जगह क्या रख देंगे इसमें -2 और y की जगह क्या रख देंगे भाई 5। समझ में आया। अब रखिए यहाँ पे वैल्यू x की जगह, y की जगह क्या रखेंगे 5 इज इक्वल्स टू m इंटू, ठीक है, x की जगह -2 और प्लस 3, तो 5 इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 2m प्लस में 3y, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो -2m हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 2m इसको इस साइड दे आए, प्लस का 2m हो जाएगा, और ये प्लस का 5 इस साइड आके माइनस का 5, यानी 3 माइनस 5, ठीक है। तो 2m इज इक्वल टू क्या है भाई, माइनस का 2, m इज इक्वल टू कितना आ गया -1, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई में उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, और कट जाएगा -1 आ जाएगा। बोलो समझ में आया। ये x और y की वैल्यू जो रखनी थी, हमने m की वैल्यू निकालनी थी। 2 पार्ट बन रखे इसमें, पहले तो हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब x और y की वैल्यूज निकालनी है, उसके बाद में ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसमें से m की वैल्यू और निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोल रखा है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। यानी ये जो प्रॉब्लम्स दे रखी है नीचे, इनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में फॉर्म करना है, यानी हमने पहले बनाना है इनको। जैसे ऊपर तो बड़ी बनाई थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें हमने पहले बनाना है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला इसने, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी इनका सॉल्यूशन भी निकालना है फिर, ठीक है। कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो देखिए पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में क्या बोल रखा है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। कोई भी 2 नंबर हैं, उनका जो डिफरेंस है वो कितना है भाई
कितना है 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, ठीक है, एक जो नंबर है वो दूसरे का क्या है भाई 3 टाइम्स है। फाइंड देम, उनको बताइए, ठीक है, यानी वो जो दो नंबर्स थे उनका जो डिफरेंस 26 है और एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है, ठीक है, वो दोनों नंबर्स फाइंड आउट कीजिए, ये हमने निकाला है। तो देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो पहले वो दो नंबर लेट करके चलेंगे। लेट फर्स्ट नंबर क्या भाई x मान लिया, सेकंड नंबर भाई y मान लिया, क्योंकि दो वेरिएबल में चल रही है पूरा चैप्टर, तो दो वेरिएबल तो आपने मानने ही पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, और वो x और y मान के चलो बार बार, ठीक है। अब देखिए दो नंबर से जो इसने बताया जो निकालने वो ये तो बताया नहीं कि पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से ग्रेटर देन है, नहीं बताया ना इसने। तो अब हमने यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा क्या, सिंस में x है वो ग्रेटर देन क्या है y है, यानी x जो नंबर हमने मानना है पहला वो y वाले से क्या है बड़ा है। अब चलते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, और वो भी फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन में चलते हैं। तो पहली कंडीशन में क्या बताया इसने, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस है वो कितना है 26 है भाई, ठीक है ना। मैंने ये मेंशन क्यों किया x ग्रेटर देन y, क्योंकि इसने दोनों नंबर्स का डिफरेंस है वो 26 दे रखा है, यानी दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है 26 है। अब अंतर प्लस का 26 आ रखा है ना, ठीक है, प्लस का 26, यानी दो संख्याओं को अगर घटाएं प्लस का 26 कब आएगा, जब बड़े वाली संख्या में से छोटी वाली घटाओगे तभी तो आएगा। तो हमें पता ही नहीं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो इसलिए हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अगर x बड़ी है y से तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अब x माइनस वाई बराबर कितना है 26। बात समझ में आई। अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता x ग्रेटर देन y तो आप बोल सकते थे कि भी सर ये y माइनस एक्स भी तो हो सकता है, y माइनस एक्स भी हो सकता है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ 26, कि जब पता ही नहीं कि x बड़ा है या y बड़ा है तब दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी। अब मैंने यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ को ख़त्म कर दिया, यानी x ग्रेटर देन y ले लिया, तो अब यहाँ पे क्या लिखूँगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है। बात समझ में आई है। अगर आपने y को बड़ा मानना होता x वाले से तो इक्वेशन क्या बनती y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। अरे एक बात बताओ, प्लस की चीज़ कब आएगी, जब बड़े वाली चीज़ में से छोटे वाली चीज़ घटाओगे, ठीक है ना। तो वही मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कौन सा नंबर बड़ा है, यानी पहली संख्या को यानी पहले नंबर को मैंने बड़ा माना, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना होगा 26, ये इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड जो कंडीशन है, सेकंड कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्या बताया कि वन नंबर है ना, वन नंबर वो 3 टाइम्स है अदर से, वन नंबर यानी x, ठीक है, और अदर नंबर यानी y। ये वाला जो नंबर है वो इस वाले से कितने टाइम्स बोलना 3 टाइम्स है। तो मैं इस नंबर को अगर 3 टाइम्स कर दूँ दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, बोलिए, ये बात समझ में। वही बात है भाई, मेरी उम्र 24 साल है और आपकी 8 साल है, तो मैं ये कहूँगा कि मेरी उम्र आपकी उम्र से 3 गुणी है, 3 गुणी होगी, तो मैं आपको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। वही बात इसमें है कि ये जो नंबर था इस नंबर से 3 गुना था, 3 टाइम्स था, तो मैंने क्या किया इसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों बराबर हो गए। समझ में आया। अब इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देंगे 2, ठीक है। अब देखो हमने इक्वेशन जो हम x या y की वैल्यू निकालते थे वो पहले निकली हुई है, अब हमें निकालने की जरूरत नहीं है। अब इसको डायरेक्टली किस में यूज कर लेंगे, इक्वेशन 1 में। बात समझ में आ गई भाई। तो यूजिंग, अब वही क्वेश्चन हो गया आगे, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है, वी गेट इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में यूज किया, यानी x की जगह रखनी है यहाँ पे वैल्यू, वो लेके आया 3y माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हुआ 26, 3y माइनस वाई कितना हुआ भाई 2y इज इक्वल टू 26, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या है, अभी देखो ये 2 मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाके डिवाइड में
2x अपॉन में 2 कैंसिल भाई, कितना आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 13। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से बोलिए x इज इक्वल टू 3 इंटू कितना भाई 13, x इज इक्वल टू 39। ठीक है, यहाँ तक छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ तक नहीं छोड़ना है क्योंकि हमें x और y की वैल्यू थोड़ा निकालनी थी, हमें क्या निकालना था, नंबर्स फाइंड आउट करने थे, और वो नंबर क्या माने थे, x और y। ठीक है, अब लिखोगे फर्स्ट नंबर क्या भाई, पहला नंबर क्या आया 39 और सेकंड नंबर क्या है भाई, बोलिए 30। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब आपने देखो अपने आंसर को सेटिस्फेक्शन करनी है, तो ये जो कंडीशन दे रखी थी ना दो, इन कंडीशन को फिल करवा दो। क्या बताया था, दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना आना चाहिए 26। तो बताइए दोनों नंबर्स का डिफरेंस है वो 26 है या नहीं, अरे 39 में से अगर 30 लेस करोगे 26 आ जाएगा। फिर इसने बताया वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी एक नंबर है वो दूसरे से 3 टाइम्स है। तो देखिए पहले वाला नंबर 39 है, ये 13 है, तो इसका मतलब पहले वाला है इस वाले से कितने टाइम्स हो गया 3 टाइम्स हो गया। तो दोनों कंडीशन फिल होगी, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। समझ में आया, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। चलो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का ये हमने फर्स्ट पार्ट किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, अब सेकंड पार्ट देखिए, ध्यान से देखना। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। क्या बताया इसने, जो द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। इसने ये बताया कि 2 एंगल्स हैं, वो क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। पहली बात तो ये, ठीक है, वो 2 जो एंगल हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, उनमें से एक जो एंगल है वो दूसरे से बड़ा है। ठीक है, अब इसने ये भी बताया जो बड़े वाला एंगल है ना वो छोटे वाले से कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है? अरे 2 सप्लीमेंट्री एंगल हैं, ठीक है, इसने बताया एक बड़ा है और एक छोटा है, यानी दोनों बराबर नहीं है। दोनों बराबर होंगे तो आप बता ही दोगे आंसर को, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है बताना, बोलिए कितना सम होता है 180 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री का कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री है। मैं ये कहूँ कि दोनों एंगल्स इक्वल है तो आप बता दोगे कि सर एक 90 है एक 90 है, लेकिन इसने बताया एक एंगल है वो दूसरे से बड़ा है। जो एंगल बड़ा है वो छोटे वाले से कितना बड़ा है ये भी बताया, कितना भाई 18 डिग्री। तो हमने दोनों एंगल्स को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो देखिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखना भाई बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो देखिए लेट द लार्जर एंगल क्या मान लिया मैंने, x डिग्री मान लिया, जो बड़े वाला एंगल है ना। अब इसने छोटा और बड़ा तो बताया, लार्जर और स्मॉलर, तो इसलिए हमने मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है x ग्रेटर देन y। उसमें तो बता रखा था कि 2 नंबर सही है, नहीं बताया कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। समझ रहे हो बात को? तो लार्जर एंगल क्या होगा भाई x डिग्री, और स्मॉलर एंगल y डिग्री। जैसे कि यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन नहीं किया था मैंने x इज ग्रेटर देन y, अब मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इसने बता दिया क्या भाई एक बड़ा है एक छोटा। समझ में आया? तो बड़े वाला एंगल क्या मान लिया मैंने x डिग्री, और छोटे वाला क्या मान लिया y डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना वी नो दैट क्या भाई द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, यानी 2 एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री एंगल हैं उनका सम हमेशा ही क्या मिलेगा आपको 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे x डिग्री प्लस y डिग्री विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 1। बोलो या तो किसी को कोई शक हो, कोई शक नहीं? तो देखिए नेक्स्ट भाई, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इसने बताया कि जो बड़े वाला एंगल है वो सेकंड वाले से कितना ज़्यादा है 18 डिग्री ज़्यादा है। एक्सीड्स का मतलब ज़्यादा। ठीक है,
अब देखिए बड़े वाला एंगल क्या है भाई, x डिग्री, छोटे वाला y डिग्री। मुझे ये बताइए कौन सा ज़्यादा है, बड़े वाला, है ना। ये पहले 18 डिग्री ज़्यादा है, तो मैं इसको क्या करूँ, 18 ऐड कर दूँ y वाले में, दोनों बराबर हो जाएंगे। बोलो भाई, बोलो, समझ में आया नहीं आया। अब देखो x की तो वैल्यू निकली हुई है यहाँ पे, अब ये x की वैल्यू किस में रख देंगे, इक्वेशन 1 में भाई, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब लिखिए यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में यूज करवा दीजिए। x की वैल्यू रखिए यहाँ पे, बोलिए क्या आएगा, y डिग्री प्लस 18 डिग्री और प्लस में y डिग्री विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। y और y कितना हो गया भाई, 2y डिग्री विच इज इक्वल्स टू, इसको सेट दे दीजिए 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, अपन नहीं आएगा, ये प्लस में है, माइनस हो जाएगा 2y डिग्री विच इज इक्वल्स टू 162 डिग्री। भाई ये लेस करोगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए y डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो ये मल्टीप्लाई में 2 है, उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, y डिग्री विच इज इक्वल्स टू 160 अपॉन में 2, ये कैंसिल हो गया भाई, कितना आया 81, तो y डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया 81। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई अपने पास में, कितनी भाई 81 डिग्री, y की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से x की वैल्यू निकाल लोगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलना 99 डिग्री। ठीक है, तो यही हमने निकालना था, यानी x डिग्री की वैल्यू आई 99 डिग्री, y डिग्री की वैल्यू कितनी आई 81 डिग्री। यानी जो बड़े वाला एंगल है वो तो आ गया 99 डिग्री, छोटे वाला एंगल है वो कितना आ गया 81 डिग्री। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹38। क्या बताया, एक क्रिकेट कोच है, वो क्या करता है 7 बैट्स को और 6 बॉल्स को क्या करता है 22 यानी खरीदता है। ठीक है, कितने रुपए में खरीदता है भाई, 3800 रुपये में। ठीक है, यानी 3800 में। लेटर उसके बाद C22 खरीदता है नहीं, खरीदती है। क्यों, क्योंकि C आ गया यहाँ पे, SHEC, यानी लड़की है कोई, क्रिकेट टीम की जो कोच है वो कोई फीमेल है। ठीक है, तो देखिए C22 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। ठीक है, उसके बाद वो क्या करती है कि 3 बैट और 5 बॉल्स को भी खरीदती है और उसके लिए कितने रुपए देती है वो 1750 रुपये। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, हमें कॉस्ट निकालना है प्रत्येक बैट और प्रत्येक बॉल। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल इजी सा है, मैं इसकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना दूंगा, क्वेश्चन को आपने आगे खुद सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए पहली कंडीशन में क्या बताया इसमें, पहले तो हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है भाई। ठीक है, क्या भाई, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट। ठीक है, बोलिए x रुपीज़ मान लिया भाई हमने। ठीक है, और बॉल्स का क्या मान लिया भाई, y रुपीज़ मान लिया। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए क्या आएगा, बोलिए। पहली कंडीशन में क्या बताया था इसने, कितनी बैट्स खरीदे हैं 7। तो देखिए एक बैट का कॉस्ट है x, 7 बैट का कितना हो जाएगा 7x। इसी तरह से कितनी बॉल्स खरीदी हैं 6। एक बॉल का कॉस्ट है y, तो 6 का कितना हो जाएगा 6y, यानी ये टोटल जो कॉस्ट बना वो कितना है 3800। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या होगी 1। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में क्या बताया अभी, कितने बैट्स खरीदे 3 बैट्स, यानी 3x हो जाएगा, और बॉल्स भाई 5। ठीक है, तो 5y इज इक्वल्स टू 1750, ये इक्वेशन नंबर 2। इसको खुद करना भाई, कर लोगे। वही है इसमें से देखो ये 2 इक्वेशन है, इसमें से किसी में से भी x या y की वैल्यू निकालना। अब देखो किसी की निकाल लो, फ्रैक्शन तो बनना है।
ठीक है। तो अच्छे से बहुत ध्यान से सोल्व करना, थोड़ी सी कैलकुलेशन अब बड़ी बनेगी, लेकिन आराम से सोल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा आपको। लास्ट में ध्यान रखना ये एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाए ना तो वहाँ तक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आपने क्या लिखना है, शो द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आंसर होगा। इसी तरह से क्या भी शो द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, जो वाई की वैल्यू आएगी वो कहीं एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के वहीं पे छोड़ दो, हमें जो रिक्वायरमेंट है वो इनकी है, ठीक है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट क्या भाई, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट्स ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। क्या बताया, एक सिटी के अंदर टैक्सी का चार्ज है वो इस तरीके से है, इसने बताया एक तो फिक्स चार्ज है जो फिक्स करते हैं, ठीक है, और एक जितनी वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसका अलग से चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। तो दो तरीकों का चार्ज हो गया किसी टैक्सी का उस सिटी के अंदर, क्या भी एक फिक्स चार्ज हो गया और एक डिस्टेंस जितनी ट्रैवल करेगी वो टैक्सी उसके अकॉर्डिंग उसका चार्ज लिया जाएगा, ठीक है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर बताया इसने, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए द चार्ज पेड इज़ ₹105, ठीक है। तो कितना रुपये देना पड़ा भाई बताइए, 105 रुपये। कितने किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर के लिए। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर के लिए द चार्ज पेड इज ₹155 यानी 155 रुपये। व्हाट इज़ द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, यानी फिक्स जो चार्ज था, नियत जो चार्ज था यानी नियत जो किराया था वो बताना है, और पर किलोमीटर पे कितना चार्ज था वो भी बताना है, ठीक है। आगे इसने ये भी बोला, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। इन्हें बताया जब एक व्यक्ति है अगर वो 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसके लिए उसको कितने पैसे, कितने रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए करते हैं अब इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ईजी है, कोई खास नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, निशान लगाओ इसके, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाई, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये टैक्सी वाला। और एक क्वेश्चन नंबर 2 के भी लगाओ जो m की वैल्यू वाला था, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट करते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ ए टैक्सी इन सिटी, कितना भाई, X रुपीज़ मान लिया, ठीक है। ये बात समझ आ रही है, माना क्या, टैक्सी का नियत किराया, फिक्स चार्ज, नियत किराया बोलते हैं फिक्स चार्ज को, ठीक है। और फिर है भाई लेट द, क्या भाई, लेट द पर किलोमीटर चार्ज ऑफ ए टैक्सी इन ए सिटी, वो क्या मान लिया, ₹5, यानी प्रत्येक किलोमीटर के लिए जो किराया है वो क्या मान लिया, ₹5। माना नियत किराया इतना हो गया, ठीक है। दूरी तय करने के लिए जितना किराया है वो क्या मान लिया हमने, Y, जितनी भी दूरी तय करेगा, ठीक है। प्रत्येक किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए किराया बराबर है ₹5, ठीक है, Y। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, बिल्कुल ईजी है, कोई खास नहीं। फर्स्ट कंडीशन क्या बताया कि पहली कंडीशन में कितने किलोमीटर चला वो, 10 किलोमीटर भाई, उसके लिए कितने रुपए देने पड़े, 105 रुपये। तो एक बात बताइए, 10 किलोमीटर चला वो, 105 रुपये देने पड़े, ये तो x तो उसको देने पड़ेंगे ही, ये तो फिक्स कर रखा है, तो x तो ये तो देना पड़ेगा। और फिर वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल किया बताइए, 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना किराया देना पड़ेगा बोलिए भाई, पर किलोमीटर पे, यानी 1 किलोमीटर पे ₹Y लग रहे हैं, तो 10 किलोमीटर पे कितना होगा, 10Y होगा। नहीं बात समझ में आई भाई, 1 किलोमीटर पे 5 रुपये लेते हैं, ठीक है, 5 रुपये, तो 10 किलोमीटर पे कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे,
है ना, 1 किलोमीटर पे 5 है तो 10 किलोमीटर पे 50 हो जाएंगे। वही है कि यहाँ पे 1 किलोमीटर के लिए y है तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 10y। तो x प्लस 10y ये किसके इक्वल है 105 के। ये इक्वेशन नंबर 1। बोलो समझ में आया? फिर है भाई सेकंड कंडीशन में क्या बोला इसने कि भी 15 किलोमीटर है ना, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये देने पड़े उसने। तो वही है, ये फिक्स चार्ज तो लगेगा ये एक्स वाला, ठीक है। 15 किलोमीटर पे कितना लगेगा 15y, ठीक है। ये कितने रुपीस हो जाएंगे 155। ये इक्वेशन नंबर 2। बोलो समझ में आया नहीं यार? अब क्या करोगे, या इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से x या y की वैल्यूज निकाल लेना। तो देखिए करते हैं इसको आगे। फ्रॉम इक्वेशन किससे निकाले अभी बोलो? फ्रॉम इक्वेशन 1 से निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं वो भी। x इज इक्वल टू बोलिए क्या आएगा 105 माइनस में 10y, ये प्लस का 10y उस साइड जाके माइनस का 10y। ये इक्वेशन नंबर क्या होगा भाई 3। अब ये इक्वेशन नंबर 3 किस में यूज कर लेंगे 2 में। यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट। अब देखिए इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में यूज करवाइए। x की जगह रखनी है ये वैल्यू, तो 105 माइनस का 10y और प्लस में कितना भाई 15y विच इज इक्वल्स टू 155। बोलो समझ में आया नहीं आया? अब देखिए माइनस का 10y प्लस का 5y कितना बचा 5y, ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा 155 माइनस का 105, ठीक है। तो 5y इज इक्वल्स टू कितना आया यहाँ पे 50 बच गया भाई, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 50/5 कट गया, कितना आया 10। तो y इज इक्वल्स टू कितना आया भाई 10। अब y इज इक्वल्स टू 10 है तो हम x की वैल्यू भी निकाल पाएंगे। इसमें इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3 से देखिए x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, क्योंकि y की वैल्यू 10 आई है। तो x इज इक्वल्स टू 105 माइनस में 100, तो x इज इक्वल्स टू कितना है भाई 5। मेरा आइडिया इसका मतलब ठीक था भाई, 5 रुपीज़ वाला ही एग्जाम्पल दिया था मैंने, ठीक है। तो पर किलोमीटर पे जो फिक्स चार्ज हो कितना भाई 5 रुपीज़ है, और पर किलोमीटर पे कितना है 10 रुपीज़ है, ठीक है। एक तो ये निकालना था, हमने लिख देंगे यहाँ पे 100 ये लाइन लिख लोगे। 100 फिक्स चार्ज ऑफ ए टैक्सी इन ए सिटी कितना भाई 5 रुपीज़, ठीक है। और पर किलोमीटर चार्ज 10 रुपीज़। एक तो ये, फिर इसने आगे यही बोला है ऑल्सो फाइंड द चार्ज व्हेन ए पर्सन ट्रैवल डिस्टेंस कितनी भाई 25 किलोमीटर, ठीक है। इसने बताया जब एक पर्सन है अगर वो 25 किलोमीटर चले तो उसके लिए उसको कितना किराया देना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमने। तो जब कोई 25 किलोमीटर चल रहा है तो उसके लिए देखो x वाला तो लगेगा ही, है ना, और प्लस में 25 किलोमीटर का अलग से, यानी 25 इंटू 25y हो जाएगा ना भाई, x प्लस 25y। तो x की वैल्यू निकाल चुके हैं, यहाँ पे रख दोगे, यानी 5 प्लस में 25y की वैल्यू कितनी थी 10, ठीक है। तो 5 प्लस में 25 10 जा 250 भाई, ठीक है। तो कितने रुपीस देने पड़ेंगे उसको 255। बोलो समझ में आया नहीं? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का, तो देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। देखिए 5th पार्ट में क्या बोला है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। क्या बताया है, एक फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाती है इफ़ 2 इज एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसने बताया जो फ्रैक्शन है अगर उस न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में क्या ऐड कर दें 2 अगर ऐड कर देते हैं तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाती है भाई 9/11, ठीक है। ये तो पता ही होगा ना आपको कि फ्रैक्शन है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बनती है, ठीक है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो न्यूमरेटर और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन बताई इसने, इफ़ 3 इज एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब की बार बताई इसने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 3 ऐड कर देते हैं तो वो जो फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जाती है।
फाइंड द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन बताइए। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन दे रखे भाई। देखिए इसने क्या बताया कि एक फ्रैक्शन है वो क्या हो जाती है 9/11। अगर हम उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में कितना ऐड कर दें, 2 अगर ऐड कर देते हैं तो, ठीक है, मतलब एक भिन्न है, एक भिन्न वो 9/11 हो जाती है जब उसके अंश और हर में क्या जोड़ दें, 2 अगर जोड़ देते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन में इसने बताया वही भिन्न अगर उसमें कितना ऐड कर दें, 3 ऐड कर दें, यानी अंश और हर में अगर 3 ऐड कर देते हैं तो वो भिन्न क्या हो जाती है 5/6 हो जाती है। तो वो भिन्न बताइए। ठीक है, आया समझ में क्वेश्चन? तो देखिए बिल्कुल इजी है, पूरा ही मैथ इजी है भाई, पूरा ही मैथ इजी है, डेली काम करते रहो बस। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। तो देखिए अगर फ्रैक्शन है तो उसमें मैंने बता दिया 2 चीज़ें होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, उसको हम मान लेते हैं। लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन हमने निकालनी है उसका न्यूमरेटर मान लिया हमने, क्या मान लिया भाई x, और डिनोमिनेटर ऑफ रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या मान ली, y मान लिया। अब बताइए जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, क्योंकि फ्रैक्शन जो होता है वो न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। ठीक है, इसी से तो बनता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, बोलिए क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर क्या माना x, ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या माना भाई y। अब हिंदी में क्या लिखोगे, देखो माना भिन्न का अंश क्या मान लिया x और हर क्या मान लिया y, तो भिन्न बराबर है अंश बटे हर, तो अंश क्या है भाई x, हर क्या है y। ठीक है, अब देखिए जो स्टेटमेंट दे रखी हैं, जो कंडीशंस लगा रखे हैं, अब उनको उठाएंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं। अब देखिए अब क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन क्या है भाई, इसने बताया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दें, 2 ऐड कर दें, यानी x + 2 अपॉन y + 2। ये जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाती है 9/11। ठीक है, तो अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इसकी इसके साथ में मल्टीप्लाई और इसकी इसके साथ में मल्टीप्लाई। तो देखिए 11 × x + 2y, ठीक है, इसकी साथ में करेंगे तो इज इक्वल टू 9 × y + 2। ठीक है, अब इस 11 की मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो 11x + में 22 इज इक्वल्स टू 9 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 9y + में 22 नहीं कितना आएगा 18, क्योंकि 9 × 2 = 18। अब देखिए ये y बड़ा इधर ले आए, क्योंकि x और y बड़े लेफ्ट साइड में रखो, तो देखो कितना आ जाएगा, बोलिए 11x माइनस का 9y। अब इसको साइड शिफ्ट कीजिए, 18 माइनस कितना है भाई 22, तो 11x माइनस का 9y इज इक्वल्स टू कितना है -4। ये इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए सेकंड कंडीशन में क्या दिया अभी देखिए, इसने बताया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दें, 3 ऐड कर दें, यानी x + 3 y में y + 3, तो ये जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाती है 5/6। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इसकी साथ में मल्टीप्लाई, इसकी साथ में मल्टीप्लाई। देखिए 6 × x + 3 इज इक्वल्स टू, फिर इसकी साथ में करेंगे तो 5 × y + 3। ठीक है, फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 6 की, बोलिए क्या आएगा 6x + 18 दिस इज इक्वल्स टू 5y + 15
एक्स वालों को इधर ले आइए, वाई वाले को 6x माइनस का 5y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 18। तो 6x माइनस का 5y इज इक्वल्स टू -3, इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को आपने क्या करना है, सोल्व करना है। किसी भी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल लीजिए। बताइए किसमें से निकालें, इसमें से निकाल लेते हैं। अब जाइए किसी में से निकाल लो। देखो 6 इसमें से निकालो, इधर देखो 6 की टेबल में 11 नहीं आएगा और नहीं 11 की टेबल में 6। चलो देखिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। ये लास्ट क्वेश्चन है भाई इस एक्सरसाइज का, और इस क्वेश्चन का भी लास्ट पार्ट है। तो देखिए क्या बोला इसने, 5 years hence, यानी 5 साल बाद। हैंस का मतलब होता है यहाँ पे बाद, ठीक है। 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। क्या बताया, 5 साल बाद जैकब की जो एज है वो अपने बेटे की एज से कितने टाइम्स हो जाएगी, 3 times हो जाएगी, ठीक है। देखिए फिर आगे 5 years ago, यानी 5 साल पहले। एगो का मतलब होता है यानी पहले, यानी 5 साल पहले जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। यानी जैकब की एज है फिर अपने बेटे की एज से कितने टाइम्स थी, 7 times थी, ठीक है। यानी 7 गुनी थी 5 साल पहले, 7 गुनी थी जैकब की एज अपने बेटे की एज से। और जबकि 5 साल बाद अपने अब जैकब की एज है अपने बेटे की एज से कितने गुनी हो जाएगी, 3 times, ठीक है। दोनों की प्रेजेंट एजेज हमने निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हैंस का मतलब होता है आगे के लिए यानी बाद, ठीक है। हैंस यानी बाद, ठीक है। अगर देंस अगर आ रखा होता तो पहले वाली बात होती, यानी पीछे की एज होती। और एक बात और बता देता हूँ, ये जो लाइन दे रखी है यानी इसमें देखिए ध्यान से, विल का यूज़ कर रखा है, WILL, विल, यानी विल मॉडल्स का यूज़ कर रखा है ना। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्यूचर टेंस को, यानी भविष्य, यानी आगे के लिए। यहाँ पे भी क्वेश्चन को पकड़ सकते हो, मान लो भूल भी जाओ हैंस क्या था, तो यहाँ पे विल को देख लो, WILL, यानी ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है, समझ गए। और फ्यूचर यानी आगे के लिए बता रहा है वो, है ना। यानी 5 साल बाद जैकब की एज अपने बेटे की एज से कितने टाइम्स हो जाएगी, 3 times हो जाएगी। और आगे वाली में देखिए वोज, सेकंड कंडीशन में वोज आ रखा है ना भाई, वॉज 7, यहाँ पे भी पकड़ सकते हो, यानी था या थी, ठीक है। यानी पहले वाली बात कर रहा है, यानी पास्ट वाली, यानी पीछे वाली, समझ गए। वोज का यूज़ कर रखे, इसका मतलब पास्ट वाली है ये, और यानी पहले वाली बात कर रहा है, ठीक है। इसने बताया 5 साल पहले, मान लो एगो का नहीं पता है तो बाद से भी देख सकते हो आप, ठीक है। तो यानी 5 साल पहले जैकब की एज है अपने बेटे की एज से कितने टाइम्स थी, वही 7 times थी। तो दोनों की प्रेजेंट एजेस हमने निकालनी है। तो देखिए मानते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट भी, लास्ट पार्ट है 6th। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, यहाँ पे तो जैकब ही आएगा, x years, ठीक है। अब लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन, वो क्या भाई, y years, ठीक है। इसकी हो जाएगी y years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन भाई, पहली कंडीशन में क्या होता है इसने कि 5 years हैंस, ठीक है। 5 years हैंस द एज ऑफ जैकब, ठीक है। तो हैंस है तो मैंने बताया था ना क्या भाई, बाद, यानी आगे के लिए, फ्यूचर के लिए बता रहा है। यानी 5 साल बाद जैकब की एज बतानी है भाई, कितनी हो जाएगी, x + 5 years, ठीक है। इसी तरह से 5 years hence the age of जैकब्स सन, भाई बोलिए y + 5 years, ठीक है। अब इसने बताया क्या भाई, जैकब की एज यानी x + 5
और जैकब्स के सन की y प्लस वाई, यानी जैकब की एज अपने बेटे की एज से कितने टाइम्स हो जाएगी? 3 टाइम्स। तो मैं उस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों बराबर हो जाएंगे। उसके बेटे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो देखिए x प्लस 5 इज इक्वल्स टू, इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 3y प्लस का 15, ठीक है। इसको इधर ले आइए, x माइनस 3y, इसको साइड शिफ्ट कीजिए, 15 माइनस 5, ठीक है। तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 5 कितना है भाई? 10, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर। अब सेकंड कंडीशन पे आ जाइए। सेकंड कंडीशन में क्या बताया था भाई? बोलिए 5 इयर्स एगो, है ना? 5 इयर्स एगो द एज ऑफ जैकब कितनी भाई? देखो 5 साल पहले की बात कर रहा है, यानी माइनस करेंगे, ठीक है। तो x माइनस 5 ईयर्स, ठीक है। और इसी तरह से 5 इयर्स एगो द एज ऑफ जैकब्स सन कितनी हो जाएगी? y माइनस 5 ईयर्स, ठीक है। अब देखिए इसने क्या बताया, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। x माइनस 5 किसकी एज थी भाई? जैकब की। और y माइनस 5 जैकब के सन की। तो जैकब की एज 5 साल पहले अपने बेटे की एज से कितनी थी? दोनों ये 5 साल पहले, यानी ये भी 5 साल पहले, ये भी 5 साल पहले, ठीक है। तो 5 साल पहले जैकब की एज अपने बेटे की एज से 7 टाइम से थी। तो उसके बेटे वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो देखिए x माइनस 5 इज इक्वल टू, इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 7y माइनस का 35, इसको इधर ले आइए, x माइनस 7y, ठीक है। इसको साइड दे दीजिए, माइनस का 35 और प्लस 5, ठीक है। तो x माइनस 7y विच इज इक्वल्स टू कितना भाई? माइनस का 30। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसको वहीं सॉल्व कर लेना, ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह होगा, ठीक है। तो खुद करना है इसको। इस तरह से एक्सरसाइज 3.3 हमारी कंप्लीट, ठीक है। तो भाई कल हम एक्सरसाइज 3.3 का टेस्ट लेंगे। आपका टाइम जो रहेगा हमारा वो रहेगा सुबह 8 बजे, ठीक है। तो वहीं 2 जुड़वा पेज अलग से बांटने हैं, अलग बैठना है, नकल से नहीं अकल से करना है, ईमानदारी से करना है टेस्ट, ध्यान रखना। टाइम रहेगा हमारा 8 बजे और टाइम मिलेगा केवल आपको 1 घंटा। क्वेश्चन अप्रोक्स 7 या 8 क्वेश्चन रहेंगे और जो टेस्ट बनेगा वो लगभग 20 प्लस का ही रहेगा, 20 प्लस और 30 लेस, यानी 20 और 30 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। ओके।